नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिछले 11 महीनों से भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा से झुलस रहा है। भाजपा शासित इस राज्य में दो समुदाय मैतेई और कुकीजो आदिवासी जातीय संघर्ष में उलझे हुए हैं। इस संघर्ष में अभी तक 219 लोग मारे गए हैं, 1100 घायल हुए हैं और 60,000 लोग बेघर हुए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक मणिपुर में असम राइफल्स के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एक आकलन में इस जातीय हिंसा पर रोशनी डाली गई है। असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और सेना के साथ साथ पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इसके कंधों पर है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 2023 के अंत में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए गए असम राइफल्स के मूल्यांकन की समीक्षा की। प्रेजेंटेशन दिखाने वाले अधिकारी गुमनाम रहना चाहते हैं। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया वो मणिपुर संघर्ष के पीछे के कारणों को समझाते हुए एक अधिकारी द्वारा साझा किए गए विचारों से मेल खाता है। मणिपुर की जातीय हिंसा पर असम राइफल्स के आकलन में कुछ हद तक आरोप हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सरकार और उनकी राजनीतिक अधिनायकवाद और महत्वाकांक्षा पर लगाया गया है। यह किसी केंद्रीय सरकारी एजेंसी का पहला स्पष्ट मूल्यांकन है जिसने इसे सार्वजनिक डोमेन में पेश किया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने आम चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार के समय पर हस्तक्षेप से मणिपुर में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। असम राइफल के प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि हिंसा का तात्कालिक कारण प्रमुख मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग थी, जिससे सरकारी नौकरियों और कॉलेज प्रवेशों में कोटा मिल सके। कुकीजो समुदाय सहित अन्य जनजातीय समूह ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रेजेंटेशन में असम राइफल्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की नीतियों की ओर इशारा किया, जिनके बारे में उनका मानना था कि इससे समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ी है। इसने संघर्ष को भड़काने के लिए अन्य बातों के अलावा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई और मुखर सोशल मीडिया सहमति पर बीरेन सिंह के कठोर रुख का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनआई से बातचीत में कहा कि मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने दबाने के लिए नहीं है, वो देश के समग्र विकास के लिए हैं। ये मोदी ने कहा कि 10 सालों में जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस के आरोप पर कि 400 पार से संविधान रद्द हो जाएगा पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता है, किस आधार पर उस व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं। समस्या विपक्ष में है, वो देश को एक ही सांचे में ढालना चाहते हैं। हम विविधता की पूजा करते हैं, हम इसका जश्न मनाते हैं। उन्होंने इसके साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किसने किया। वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और बार बार इसे भड़काया गया। जब ये मामला अदालत में चल रहा था तब कोशिश की गई कि फैसला न आए। विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार था। अब राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से ये मुद्दा चला गया है। पीएम मोदी ने कहा है, ये आज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब मैं गुजरात में था तब भी मैं इस दिशा में काम कर रहा था। 2024 के चुनाव में देश के सामने एक अवसर है, एक कांग्रेस और एक भाजपा का कार्यकाल, उनका 5-6 दशक का काल और मेरा 10 साल का काम। मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और इसके बाद भी काफ़ी प्रभाव रहा। इसके बाद हर पैरामीटर पर कांग्रेस के मॉडल से अलग मॉडल नजर आ रहा है। मुझे अलग टर्म में गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। चुनावी बॉन्ड में धांधली के आरोपों पर पीएम मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि चुनावी बॉन्ड के कारण आपको पैसे का पता चल रहा है, किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्ष ईमानदारी से सोचेगा, हर किसी को चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पछतावा होगा। इम्फाल में एक रैली में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं है, ये उन लोगों के बीच है जो मणिपुर को तोड़ने की बात करते हैं और जो इसे एकजुट रखने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है। अब भी वो देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट रहे हैं। यहाँ भी उनका मणिपुर को विभाजित करने का एजेंडा है। मणिपुर को तोड़ने की हिम्मत कभी किसी में नहीं होगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर को नाकाबंदी राज्य बना दिया है। मैं जानता हूं कि इस राज्य में घुसपैठी आ रहे हैं और डेमोग्राफी को बदलने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मणिपुर को सुरक्षित करने का फैसला किया है। अपर्णा ठाकुर का दावा है कि बीजेपी सांसद रवि किशन उनकी बेटी के पिता हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दावा किया कि अगर वो उनकी बेटी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो वो अपनी बेटी के कानूनी अधिकार पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलना चाहती हैं।
राहुल गांधी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा है कि राहुल जी का स्वभाव अपने काम को लेकर गंभीर रहने और आगे बढ़ने का है। कोई उन्हें कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया की इस देश और जनता के प्रति असली श्रद्धा है। आज लोग जान चुके हैं कि राहुल जी के बारे में जो झूठ फैलाए गए उनमें सच्चाई नहीं थी। समय के साथ सच्चाई सामने आ ही जाती है, क्योंकि जीत सत्य की होती है। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस देश में सेवा की बहुत पुरानी परंपरा है। बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ एक बुजुर्ग महिला के घर गई, जहां उन्होंने काम में देरी होने की वजह से मेरे पिताजी को बहुत डांटा। मेरे पिताजी ने उनको समझाया कि काम हो रहा है। मैंने पिताजी से पूछा कि आपको महिला ने इतना डांटा, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी बात सुनूं, लेकिन आज देश में ये माहौल नहीं है। अगर आज आप अपने हक की बात करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस पकड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने देश में ये माहौल बना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हिंदू और सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ये याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है। वह पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिए गए भाषण से व्यथित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनकी पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों के पक्षधर जैसी टिप्पणियां भी की। याचिका में तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उनका मानना है कि पीएम के भाषणों में वोटर्स के बीच जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा करने की क्षमता है। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पत्र में पूर्व जजों ने कहा है कि न्यायपालिका को अनुचित दबावों से बचाए रखने की जरूरत है। इस पत्र में न्यायपालिका की साख को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व जजों ने कहा है कि कुछ तत्व राजनीतिक हितों और अपने निजी फायदों के लिए न्यायपालिका में जनता के विश्वास को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इस पत्र पर जिन 21 जजों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज और हाईकोर्ट के 17 पूर्व जज शामिल हैं। इस चिट्ठी में पूर्व जजों ने कहा है कि दबाव, भ्रामक जानकारियों और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका की साख को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। इस चिट्ठी में जजों ने कहा है, हम खास तौर पर भ्रामक सूचनाओं और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। ये न केवल अनैतिक है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के भी खिलाफ है। इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी, MR शाह ने हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सामान्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल के साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई संगीन अपराधी हो। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, यही कसूर है। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। स्कूल बना दिए, यही कसूर है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो कोई संगीन अपराधी हो। जेल के नियमों को देखिए। भगवंत मान ने कहा कि जेल के नियमों के मुताबिक आमने सामने बैठाकर बात करवाई जानी चाहिए, लेकिन शीशे के पीछे बैठाकर फोन पर बात करवाई गई है। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें, देश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, यानी चुनाव शुरू होने से कम 10 दिन बाद तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट में याचिका का विरोध किया और कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति के मुख्य आर्किटेक्ट हैं, जिनका उद्देश्य अवैध लाभ के लिए सदाबहार वाहन बनना था। अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह की अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अमानतुल्लाह को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस केस से जुड़े सीबीआई के मामले में उन्हें कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है।
सीबीआई ने सोमवार को की कविता को राइल्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी। बीजेपी सांसद आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव नरहुआ का बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। वो वायरल वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि बताइए मोदी जी या योगी जी का एक भी बच्चा है? उन्होंने तो बेरोजगारी को रोक दिया कि बेरोजगारी नहीं बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है? वो जो बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। इसको कांग्रेस नेता और लोग शेयर कर रहे हैं। इस पर अब दिनेश लाल ने कहा है कि शिकायत दर्ज कराएंगे क्योंकि ये फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि वीडियो फेक नहीं है। दिनेश लाल ने इंटरव्यू दिया है। मोहम्मद जुबैर ने यह तक बता दिया है कि किसको इंटरव्यू दिया है और कितने मिनट का दिया है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर टिकट दिया है। इसको लेकर बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेकर झुंझुना बजा रहे हैं। जिसको जहां से चाहें लड़ाएं, दुनिया की कोई ताकत नहीं मनोज तिवारी को हरा सकती है। बता दें कन्हैया कुमार ने पिछले चुनाव बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था। लोकसभा चुनाव में मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार और धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान जब हमारे देश का बना था तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। जब परिस्थितियां कुछ और थीं, अब कुछ और हैं। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता है, सर्वसम्मति होती है तो बदलता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार का कुछ ऐसा बड़ा करने की इच्छा है, इसके जवाब में अरुण ने कहा कि मुझे ये महसूस होता है क्योंकि मोदी जी ऐसी ही कोई बात नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने संविधान बदलने को लेकर दिए जा रहे बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और इनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कार्रवाई करने के बजाय इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि ये बीजेपी वाले चाहते क्या हैं? इन्हें संविधान, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों से समस्या क्या है? संविधान बदलकर ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान को बदलने का मतलब है लोकतंत्र को बदलना। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 को संविधान बचाने की लड़ाई बताया है। मनीष तिवारी ने कहा है कि हमारे सारे साथी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग भी यहाँ चंडीगढ़ आए हैं इसीलिए आए हैं। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम लोगों से अपील करते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ जुड़कर योगदान दें। मनीष तिवारी ने कहा कि जनता 10 साल का बीजेपी सरकार का जो कामकाज है उसका हिसाब जरूर लेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी बराबरी के साथ चुनाव लड़े तो 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी 400 पार की बात करती है। अगर बीजेपी राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चुनाव में धनबल का इस्तेमाल और छलबल का इस्तेमाल ना करे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी को 214 से 240 सीट से ज़्यादा मिलने नहीं जा रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में परसेप्शन बनाने के लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी को 400 सीट लाना है तो पाकिस्तान में जीतना होगा, हिंदुस्तान में ये नहीं होगा। ईरान ने कहा है कि इजरायल के प्रति संयम रखने के लिए पश्चिमी देशों को ईरान की सराहना करनी चाहिए। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय पश्चिमी देशों को खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन्होंने गजा में इजरायल की ओर से छेड़े गए युद्ध और अपराधों पर क्या एक्शन लिया है, इसका जवाब देना चाहिए। कनानी ने कहा कि बीते महीनों में ईरान ने जो संयम दिखाया है उसकी पश्चिमी देशों को तारीफ करनी चाहिए। अमेरिका ने इजरायल को चेताया है कि अगर वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका उसमें साथ नहीं देगा। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है।
बता दें शनिवार देर शाम ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। ईरान का कहना है ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के दूतावास पर इजराइल के हमले के जवाब में किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी प्रतिक्रिया में संयम से काम लेना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक और रणनीतिक तरीके से सोचना चाहिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरानी हमले का जवाब दिया तो वो और अधिक ताकत से हमला करेगा। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने स्टेट टीवी को बताया कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया आज रात की सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी। तुर्की, जॉर्डन और इराक के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले से कुछ दिन पहले नोटिस दिया था। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने भी कहा है कि ईरान ने पड़ोसी देशों और इजराइल के सहयोगी अमेरिका को हमले शुरू करने के लिए 72 घंटे का नोटिस दिया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान ने वाशिंगटन को चेतावनी नहीं दी थी और उनका लक्ष्य महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान से फ़ोन पर बात की है। एस जयशंकर ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। एस जयशंकर ने बताया है कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईरान के सामने मालवाहक जहाज MSC एरीज पर सवार चालक दल के 17 भारतीय लोगों को रिहा करने की मांग की है। जयशंकर ने इस फ़ोन कॉल के दौरान क्षेत्र के ताज़ा हालात, तनाव को और ना बढ़ाने के महत्व, सब्र से काम लेने और तनाव को कूटनीति के जरिए कम करने पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के तुरंत बाद ईरान ने कहा है कि वो भारतीय अधिकारियों को इजराइल से जुड़े जहाज MSC एरीज को जब्त करने के बाद हिरासत में लिए गए 17 भारतीय चालक दल के लोगों से मिलने की अनुमति देगा। इजरायली युद्ध कैबिनेट मंत्री गादी इसेनकोट ने गजा पर युद्ध में सफलता की कमी पर अफसोस जताया और कहा कि सेना आधे साल से अधिक समय तक छोटे इलाके पर हमला करने के बाद भी बंदियों को बचाने में विफल रही। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में सबसे कमज़ोर दुश्मन ने हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है और हमें अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा वर्तमान युद्ध के परिणाम कई वर्षों के बाद तक स्पष्ट नहीं होंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।